हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मेंटर्स इंस्टीट्यूट। मैं अब्दुल्लाद आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल पे जहां हम CUT 2025 के फिजिक्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 हमने पूरा 3 वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना दिया जिसमें मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, आप लोग जाके देख सकते हो। अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, चैप्टर 2। इसके मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और साथ में हम लोग इसमें PYQ। आज तो बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर PYQ नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन आपके पास। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एकल धनावेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य W होता है वो तुल्य होता है। किसके होता है? सपोज कर लो ये कोई एकांक आवेश होता है, इसको अनंत से बहुत दूरी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वो क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। V इज इक्वल्स टू क्या होता है? W/Q। यही तो डिफाइन करते हैं एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कैसा होता है, उसे हम विभव कहते हैं। तो ऑप्शन ये है उस बिंदु पर कार्यरत स्थिर वैद्युत विभव के। दूसरा स्थिर वैद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए ऋणात्मक कार्य के। बिल्कुल, ये जो हम इसको लेके आते हैं चूंकि वैद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट लाते हैं तो इसमें जो किया गया कार्य होता है, कार्य हमेशा कैसा आता है हमारा? नेगेटिव होता है। तो हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए और बी दोनों, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि अनंत पर स्थित अल्प परीक्षण आवेश डेल क्यू को बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य डेल डब्ल्यू हो तो बिंदु पी पर विभव का मान होगा। बिल्कुल वही अभी सेम क्वेश्चन जैसा हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कोई अनंत पर स्थित डेल डेल क्यू आवेश है, यहाँ पे कोई बिंदु पी है, इससे बहुत दूरी पर अनंत पर स्थित डेल क्यू है और इसको इस बिंदु पी तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही क्या कहलाता है? विभव के। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q। अगर हम W कार्य को डेल W ले रहे हैं तो आवेश क्या हो जाएगा? डेल क्यू। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू डेल W/डेल क्यू। और ये ध्यान रहे ये वैल्यू कैसा होता है? पॉजिटिव। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करने हेतु, किसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? विभव का मान ज्ञात करने हेतु पथ के प्रत्येक बिंदु पर कार्यरत बाह्य बल तुल्य और विपरीत होता है। उस पर कार्यरत जो बाह्य बल होता है वो किसके? पहला तो यह है किए गए कार्य के। बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर कार्यरत, हाँ उस बिंदु पर स्थित जो परीक्षण आवेश होता है उस पर कार्यरत स्थिर वैद्युत बल के। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर, जो कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है क्यू इज लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या है? सॉरी। क्यू लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है कि आवेश ऋणावेश है, जीरो से कम की वैल्यू क्या होगा? ऋणावेश। कॉमा वी इज लेस देन जीरो के लिए प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ऋणात्मक है। कार्य देखना यहाँ पे कैसा है? ऋणात्मक है। यह तुल्य होगा कि कौन सा कार्य ऋणात्मक है? प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य वो कैसा है? ऋणात्मक है। तो यह तुल्य होगा। ऑप्शन ए कह रहा है स्थिर वैद्युत बल द्वारा एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु पी तक लाने हेतु किया गया कार्य, भाई वो कार्य ऋणात्मक है तो हम इसको धनात्मक के रूप में करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी स्थिर वैद्युत बल द्वारा एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु पी तक लाने हेतु किया गया कार्य ऋणात्मक, ये वाला क्या होगा? गलत हो। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा आर त्रिज्या वाली एक पतला गोलीय कोश, गोलीय कोश का मतलब होता है जो अंदर से खाली हो, समान रूप से आवेशित है जिस पर आवेश क्यू है। ठीक है। गोलक के बाह्य बिंदु के केंद्र से आर दूरी पर, ये एक आर दूरी पर स्थित स्थिर वैद्युत विभव का मान क्या होगा? सपोज कर लो ये कोई गोलीय कोश है, मैं यहाँ बना रहे हैं, ये क्या है? कोई गोलीय कोश है और इस पे हमने क्या दे रखा? क्यू आवेश दिया और इसकी त्रिज्या कितनी है? आर कैपिटल आर त्रिज्या है। तो ये क्या होगा? ये जो भी हम आवेश देते हैं इस पे क्या होता है? पूरी तरीके से फैल जाता है, ये एक समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। तो हम उनसे ये कह रहा है इसके केंद्र से आर दूरी पर, केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट में मान लो सपोज कर लो पी ले रहा हूँ, तो यहाँ पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा? तो देख लो पहला ऑप्शन क्या है? बाह्य बिंदु के लिए। अच्छा इस बिंदु पे अगर मैं वैद्युत विभव का मान ज्ञात करूँ तो वैद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना इस पे? कैपिटल क्यू अपन दूरी, केंद्र से दूरी लिया जाता है हमेशा, तो केंद्र से दूरी कितना? आर। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। ठीक है। अब सतह की बात कर ली जाए, सतह पे कितना हो जाएगा? सतह के लिए, सतह के लिए
सतह पे कितना हो जाता है, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश तो क्यू ही है, और दूरी इस बार कितना है, कैपिटल आर, चूंकि त्रिज्या के बराबर होता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। अच्छा ध्यान दें, यहाँ स्मॉल आर ये केंद्र से कुछ दूरी, बाह्य बिंदु पे कोई दूरी है, और कैपिटल आर क्या है, इस गोले की त्रिज्या। अब ऑप्शन देख लेते हैं। बाह्य बिंदु के लिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल सही है, तथा आंतरिक बिंदु के लिए, अगर आंतरिक बिंदु पे जो विभव होगा वही इतना इस पे भी विभव होगा, तो हमारा ये ऑप्शन क्या करेक्ट है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, बाह्य और आंतरिक बिंदु के लिए। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे जितना विभव होगा उतना ही विभव यहाँ होगा, क्योंकि विभव क्या होता है, दूरी के साथ घटता बढ़ता रहता है। क्या होता है, दूरी बढ़ाने पे विभव क्या होता है, घटता है, क्योंकि विभव क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, सी है। बाह्य बिंदु के लिए शून्य, बाह्य बिंदु के लिए शून्य क्यों हो जाएगा, कुछ ना कुछ इस पे विभव होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। बाह्य तथा आंतरिक बिंदु के लिए शून्य, दोनों जगह के लिए शून्य, तो ये भी गलत हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, एक चालक को धनात्मक आवेश दिया जाता है, कोई चालक है उसको हम कैसा आवेश दे रहे हैं, धनात्मक आवेश दिया जाता है, तो उसका विभव निम्नलिखित में से सही कथन चयनित कीजिए। तो उसका विभव क्या हो जाएगा, सपोज कर लो ये कोई गोलीय चालक में ले ले रहे हैं, इस पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, हम क्या करते हैं, इसको धनात्मक आवेश देते हैं, तो ये क्या होगा, पहली बात इस पे समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये क्या होता है, क्या है, जो भी हम आवेश देते हैं वो समान रूप से फैल जाता है इस पे। ठीक है, अगर अब एक बात बताओ, अगर ये समान रूप से फैला हुआ तो हर पॉइंट पे विभव, यहाँ पे भी विभव, यहाँ पे विभव, हर पॉइंट पे विभव क्या होगा, समान। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। सतह पर अधिकतम होता है, केंद्र पर अधिकतम होता है, ये भी नहीं, संपूर्ण पृष्ठ पर समान होता है। ये जो आवेश होता है, ये आवेश हम देते हैं तो वो क्या होता है, संपूर्ण रूप से पृष्ठ पर समान हो जाता है। तो ऑप्शन सी, पृष्ठ पर स्थिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या करेक्ट है। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन करना, ए और बी दोनों। भाई ये भी गलत था और ये भी गलत था, तो ये तो हमारा गलत ही। बी और डी दोनों, बी तो गलत ही है, तो ये भी गलत, केवल सी। तो हाँ, हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसका केवल सी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 5.87 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है, में 4.2 सेंटीमीटर पर 3.5 माइक्रो कूलाम के धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश स्थित है। इसका मतलब क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश स्थित है, तो ये मिलके जब समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे हो, तो इस प्रकार से बने को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव का नाम देते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन में आगे कह रहा है, जो कि एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ये रहा, जो कि एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। वैद्युत क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर कार्यरत अधिकतम आघूर्ण, अधिकतम आघूर्ण कहते हैं, अधिकतम बल आघूर्ण, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉ का मान, टॉ मैक्सिमम, अधिकतम की बात कर रहे हैं ना, तो टॉ मैक्सिमम का मान क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ तक खत्म। दूसरा ये कह रहा है, द्विध्रुव को 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमाने हेतु किया गया कार्य का मान क्या होगा। अब दूसरी बात, हमें फिर से कार्य ज्ञात करना, लेकिन किसी ने 0 से 180 डिग्री घुमाना। तो चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन पहले हमारे पास दिया क्या है उसको लिख लेते हैं हम लोग। दिया है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ दिया गया क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम किससे लिखते हैं, ई से। ई गिवन है हमारे पास 5.87 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। थोड़ा इसे सही से लिख रहे हूँ, 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में दूरी, दूरी मतलब इनके बीच की दूरी, आवेश कितना है, आवेश है 3.5 माइक्रो कूलाम। इसको कूलाम में कैसे कन्वर्ट करोगे, 3.5 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश। अच्छा, आवेशों के बीच की दूरी 4.2 है, तो बीच की दूरी को हम क्या लेते हैं, यहाँ पे 2L लेते हैं, जो कि है 4.2 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा, 4.2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तब अधिकतम आघूर्ण का मान ज्ञात करो। चूंकि हमें पता है आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण क्या, तो ये आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, टॉ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर दे रहा हूँ, ये। अच्छा, टॉ इज इक्वल्स टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। तो अधिकतम की बात करेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाता है, 1। अगर मैं बात कर ले रहा हूँ अधिकतम मतलब टॉ मैक्सिमम, तो ये कितना हो जाएगा, पी इंटू ई। अच्छा, पी, पी क्या होता है, पी का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 2L और साथ में ई। तो टॉ मैक्सिमम का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ आ चुका है, मैं लिख दे रहा हूँ इसे। टॉ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू
क्यू इंटू 12 इंटू ई। अब यहाँ पे इन सब की वैल्यू रख देते हैं। क्यू आवेश कितना 3.5 इंटू 10⁻⁻6। उसके बाद 12 बीच की दूरी कितना 4.2 10⁻²। 4.2 इंटू 10⁻²। ई वैद्युत क्षेत्र कितना है 5.87। 5.87 इंटू 10⁻5। इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये टॉ मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। टॉ मैक्सिमम की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास। मैं नंबर्स को पहले लिख ले रहा हूँ। 3.5 इंटू 4.2 इंटू 5.87 मल्टीप्लाई 10⁻, देखना -6 -2 कितना हो जाएगा -8 और +5। -8 +5 इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने पे मैं नंबर लिख दे रहा हूँ कितना आएगा। ये शायद आएगा 85.26। ये जो टॉ मैक्सिमम की वैल्यू आएगी ये आएगी 85.26 इंटू 10⁻, देखना कितना है -8 +5 -3। तो टॉ मैक्सिमम हमारा कितना आ चुका है। टॉ मैक्सिमम की वैल्यू 85.26 इंटू 10⁻³ मात्रक क्या होता है इसका न्यूटन इंटू मीटर। तो 85.26 ऑप्शन में देख लेते हैं। 85.26 10⁻³ ये भी करेक्ट हो सकता है। अभी ये तो कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकता। ये 85.26 ये भी करेक्ट हो सकता है। डी वाला भी करेक्ट ना हो सकता। अब हमें ए और सी में पता करना है। तो दोनों में चेंज क्या है, दोनों में चेंज है किए गए कार्य में। या तो ये आएगा सही या तो ये आएगा। तो चलो सोल्व कर लेते हैं इसको। किए गए कार्य अब हमें पता है कि द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है। द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, तक घुमाने में कृत कार्य में घुमाने में किया गया कार्य। कार्य W का फॉर्मूला क्या होता है। W इज इक्वल्स टू PE इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। PE की वैल्यू तो हमारे पास आ चुका है ना, यही तो था टॉ मैक्सिमम कह दो इसे। PE क्या होता है टॉ मैक्सिमम। टॉ मैक्सिमम की वैल्यू है हमारे पास 85.26 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा कॉस θ1 हम कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं 0 से 180 डिग्री तक। तो ये तो हमारा हो जाएगा θ1 और ये क्या हो जाएगा हमारा θ2। तो ये हो जाएगा आपका cos 0 माइनस कॉस 180 डिग्री। सॉल्व कर लो यहाँ पे क्या आ जाएगा 85.26। अच्छा यहाँ पे मैं एक लाइनिंग खेल रहा हूँ किसी अलग चलो इंटू 10⁻⁻3। कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 180 की वैल्यू -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। अब मल्टीप्लाई कर लो आप इसका 85.26 इंटू 2 गुना 10⁻⁻3। तो मल्टीप्लाई करना 2 6 12 2 कैरी 1 2 दूनी 4 और 1 5 2 5 10 के 0 चले 2 8 16 और 1 17 डेसिमल 1 और 1 2 डिजिट पहले लगा दो गुना 10⁻⁻3। तो इसको करोगे। अच्छा साइंटिफिक फॉर्म में 170 तो है ना कहीं भी 1.70 है मतलब डेसिमल यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 1.7052 इंटू 10⁻⁻3। हमें इसमें कितना दिया हुआ डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो गया। 8 क्या करोगे सॉरी 8 ना 9 शायद हो सकता है मार्किंग में कोई मिस्टेक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अध्रुवीय अणु का उदाहरण। अध्रुवीय अणु क्या होता है जो ध्रुवित नहीं होता। ऑक्सीजन क्या होता है O2 जो कि ध्रुवित नहीं हो सकता। हाइड्रोजन क्या होता है H2 ध्रुवित नहीं हो सकता। नाइट्रोजन क्या होता है N2 ये भी ध्रुवित नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा ये सभी। ठीक है इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि ध्रुवीय अणु का उदाहरण। ध्रुवीय का मतलब क्या पहले तो वो ध्रुवित नहीं हो सकता था अब ये क्या हो सकता है ध्रुवित हो सकता है। जैसे HCl है। HCl की अगर हम बात कर ले तो ये किस में ध्रुवित होगा H+ और Cl- में। H2 किस तरीके से H+ OH-। इसी तरीके से अमोनिया भी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय अणु के परावैद्युत का कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होता है टॉ होगा। अब हमसे ये कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति मतलब हमारे पास वैद्युत क्षेत्र क्या है अनुपस्थित है। मतलब वैद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब अगर वैद्युत क्षेत्र 0 है तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है टॉ इज इक्वल टू PE sin थीटा। जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं
वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, क्योंकि ए क्रॉस बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हमसे ये कह रहा है ई अगर जीरो है तो ई की वैल्यू क्या कर दोगे, जीरो रख दो, तो पी इंटू जीरो इंटू साइन थीटा, तो ये टोटल को क्या कर देगा, जीरो। तो टॉ की वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 ये कहता है ध्रुवण की सीमा निर्भर करती है। ध्रुवण की सीमा किस पर निर्भर करती है, वायवैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को क्षेत्र के साथ अनुदिश करने हेतु आवश्यक द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर, बिल्कुल सही है ये। दूसरा क्या कह रहा है, संरेखन को खत्म करने हेतु आवश्यक तापीय ऊर्जा पर। तो हमारा दोनों ही ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट। तो हम क्या लिख देंगे, ऑप्शन ए और बी दोनों। बार बार क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, ये है आइसोट्रोपिक परावैद्युत के लिए ध्रुवणता। आइसोट्रोपिक परावैद्युत के लिए ध्रुवणता का फॉर्मूला है बस। तो आइसोट्रोपिक परावैद्युत के लिए ध्रुवणता का फॉर्मूला यही होता है, पी इज इक्वल टू साई ई इंटू ई। हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जहाँ हम साई ई को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक का नियत, परावैद्युतांक नियतांक कह दो, परावैद्युतांक नियतांक या परावैद्युतांक का नियत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत रखा जाता है तो परावैद्युत के अंदर जो परावैद्युत पदार्थ भर रहे हो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। भाई कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र इस तरीके, जब किसी विद्युत क्षेत्र में, सपोज कर लो ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इसके इसमें तुम क्या रख रहे हो ये, ठीक है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या होगा सॉरी, इसका मतलब क्या होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, प्लस से माइनस की ओर होता है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होता है प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। अगर मैं इसमें कोई क्या रख रहा हूँ, परावैद्युत पदार्थ रख रहा हूँ, तो इसका ध्रुवण होगा, ध्रुवण का मतलब क्या, प्लस की ओर माइनस आ जाएगा, और माइनस की ओर क्या आ जाता है, इसमें प्लस आ जाता है। तो इसके अंदर भी तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा, देखना जिसकी दिशा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, और इसकी दिशा क्या होगी, सिंपल सी बात है, इसके अंदर ही तो है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, ये वैद्युत क्षेत्र घटता है, बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, घटता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो कि होने वाला आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। यदि द्विध्रुव आघूर्ण, अच्छा ये आघूर्ण ना हो के आघूर्ण, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यदि द्विध्रुव आघूर्ण पृष्ठ के लंबवत हो तो ध्रुवण का संख्यात्मक मान तुल्य होगा प्रेरित आवेश के पृष्ठ घनत्व के, द्विध्रुव आघूर्ण के, इसको भी आघूर्ण कर लेना, द्विध्रुव आघूर्ण के, विकल्प ए और बी दोनों हमारा ये वाला दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये आप लोगों को ये 15 के 15 क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।